नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू क्लास में। ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी को अपने मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में लिए होंगे, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आज का यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में इसी 50 ऑब्जेक्टिव में से सारे सवाल देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यह जो क्लास है वो बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बाबू, हमारा पहला सवाल निकल के आता है कि आखिर रामचरित मानस की जो रचना है वह किस भाषा में हो रखी है। अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, फारसी भाषा में या फिर अरबी भाषा में। देखिए वो बात को समझिएगा, रामचरित मानस जो है ना, यह अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है, यानी कि क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर, अगला सवाल देखते हैं कि 12वें छंद में राम कथा को कितने खंडों में प्रस्तुत किया गया है। देखिए बाबू, 12वें छंद में ना राम कथा को कुल 7 मतलब कि खंडों में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि क्या यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर, अगला सवाल देखते हैं कि आखिर कृष्ण गीतावली जो है वह किसकी रचना है। देखिए बाबू, आपकी एग्जाम में ना रचना से काफ़ी भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग रचना कौन किसका रचना किया है काफ़ी ध्यान से आप लोग मतलब कि पढ़िएगा। यहाँ से पूछा है कि आखिर कृष्ण गीतावली किसके द्वारा रचना की गई है। सूरदास जी के द्वारा, मीराबाई के द्वारा, केशवा दास के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा। तो देखिए बाबू, कृष्ण गीतावली जो है ना, यह तुलसीदास के द्वारा इसकी रचना की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से तुलसीदास की कृति कौन सी है, यानी कि इन सभी में से तुलसीदास जी की कौन सी कृति है। तो यहाँ से रामचरितमानस की जो रचना है वह तुलसीदास के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर, अगला सवाल देखते हैं कि आखिर सुजान रस खान में कुल कितने छंद हैं। तो देखिए बाबू, सुजान रस खान में कुल 139 छंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाबू, आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट का हिंदी का एग्ज़ाम है, चाहे वो मेजर में, माइनर में या फिर एमडीसी में लिए होंगे, उन सभी साथियों के साथ आप लोग इस क्लास को फटाफट शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उन सभी के लिए यह क्लास काफ़ी रामबन क्लास होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर इन सभी में से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिए बाबू, सुजान हित, सुजान विनोद और इश्कलता, यह तीनों जो कृति यानी कि रचना है वह घनानंद जी की है, लेकिन यहाँ से जो कृति लता जो है ना, यह घनानंद की रचना नहीं है, यह विद्यापति जी की है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा कृति लता बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा कि विद्यापति की रचना कृति लता है। कृति लता, कृति पताका, विद्यापति पदावली, यह सब किसकी रचना है, तो विद्यापति जी की। चलिए सर, अगला सवाल देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस ग्रंथ को घनानंद की प्रसिद्धि का आधार मानते हैं। सुजान हित को, छंदाष्टक को, इश्कलता को या फिर यमुना यश को। तो देखिए बाबू, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है ना, वह सुजान हित को ही घनानंद का प्रसिद्धि का आधार मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाबू, अगर अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ फटाफट इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्लास हम स्पेशली आप लोगों के लिए लाए हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं की होगा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 का पढ़ाई आप लोगों को बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को नोट पीडीएफ चाहिए तो नोट पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर आप लोग मैसेज करके नोट पीडीएफ ले लीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह क्लास आप लोग किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए अपना टॉपिक की तरफ, कि आखिर घनानंद जो है वह रीतिकालीन धारा के कवि हैं, यानी कि वह कौन से कवि है। रीति सिद्ध कवि हैं, रीति मुक्त कवि है, रीतिबद्ध कवि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाबू, यहाँ से आप लोगों को दो आंसर मिलता है। अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन यह आ जाए कि घनानंद आखिर किस काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ से हमारा रीतिकालीन काव्य धारा के कवि घनानंद हो जाएंगे। और पूछ रहा है कि काव्य धारा के, रीतिकालीन काव्य धारा के किस कवि हैं, तो यहाँ से रीति मुक्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू, अगला सवाल देखते हैं कि आखिर बिहारी की जो रचना सही है उसमें मतलब कि दोहों की संख्या कुल कितनी है। देखिए यहाँ से अगर ये भी सवाल आ जाए कि सतसई की रचना किसके द्वारा की गई है, तो बिहारी के द्वारा। बिहारी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल हो जाएगा। तो यहाँ से पूछ रहा है कि बिहारी की रचना जो सतसई है उसमें कुल कितनी मतलब की संख्या है, तो उसमें कुल 717 संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू, अगला सवाल देखते हैं कि बिहारी सतसई जो है वह किस शैली की रचना है। मुक्तित्व शैली की, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है।
तो देखिए बाबू, बिहारी जी द्वारा जो सतसई की रचना की गई है वह मुक्तिक्त शैली की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर, अगला सवाल देखते हैं कि बिहारी लाल जो है वह मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं। तो देखिए बाबू, बिहारी जो है ना वह मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि मीरा को भाषा को आखिर हम लोग क्या कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी भाषा, पचरंगी भाषा या फिर इनमें से सभी। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यह सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर रहीम का जन्म कहाँ पर हुआ था। मगहर में, लाहौर में, वाराणसी में या फिर परसौली में। देखिए बाबू, रहीम जी का जो जन्म हुआ था ना वह आपको लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आखिर रहीम का जन्म कब हुआ था। तो देखिए बाबू, रहीम जी का जो जन्म है ना 1556 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। चलिए सब कुछ क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, कृष्ण भक्त कवियों में आखिर वात्सल्य का सम्राट किसको कहा जाता है। तो देखिए बाबू, कृष्ण भक्त कवियों में वात्सल्य रस का सम्राट ना हमारे सूरदास जी को कहा जाता है। तो यहाँ से क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाबू, सेमेस्टर का तैयारी एकदम कम से कम समय में एकदम बेटर तैयारी करने के लिए यह चैनल नंबर 1 पे आता है। तो अगर आप लोगों को सबसे कम समय में सेमेस्टर का तैयारी करना होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि आखिर कहरनामा में कुल कितने पद हैं। तो बाबू, कहरनामा में कुल 30 यानी कि 30 पद हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर, अगला सवाल देखते हैं कि जायसी जो है वह आखिर किस भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा के, खड़ी बोली के, अवधी के या फिर बुंदेली के। देखिए बाबू, जायसी आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जायसी का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग मतलब कि याद कर लीजिए, जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। वह किस भाषा के कवि है? तो बाबू, यह अवधी भाषा के कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर, अगला सवाल देखते हैं। देखिए यह सवाल आप लोगों के लिए काफ़ी वीवीआई, यानी कि जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं सब वीवीआई, लेकिन इसको आप लोग मोस्ट वीवीआई कर लीजिए कि आखिर कबीर दास जी की एकमात्र प्रामाणिक रचना कौन सी है। शबद, सुखनिधन, सखी या फिर बीजक। तो देखिए बाबू, यह सवाल हम आप लोगों से भी पूछे हुए थे, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया है। तो यहाँ से कबीर दास जी की एक प्रामाणिक रचना बीजक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर, अगला सवाल देखते हैं कि आखिर कबीर दास जी जब जन्म लिए थे तो उनका पालन पोषण जो है वो किस दूल्हे ने किया था। तो देखिए बाबू, कबीर दास जी का जब जन्म हुआ था ना तो उनकी माँ मैरिड नहीं थी, अनमैरिड थी, यानी कि कुंवारी औरत जो थी वह कबीर दास जी का जन्म दिए थे। लेकिन वह लोक लाज के चलते कबीर दास जी को एक नदी के किनारे छोड़ आते हैं। वहीं पे नीरू और नीमा, आप लोग ध्यान रखिएगा, नीरू और नीमा जो कि दूल्हे वर्ग से आते हैं, इसी ने इनका मतलब कि पालन पोषण किया था। तो यहाँ से क्या, नीरू हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर कबीर जो है वह सबसे सगा किसे स्वीकार करते हैं। सतगुरु को, हरि को, हरिजन को या फिर सेवक को। तो देखिए बाबू, कबीर जी जो है ना वह सबसे सगा सदगुरु सदगुरु को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि आखिर कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ पर हो गई थी। काशी में, मगहर में, प्रयाग में या फिर शाहपुर में। देखिए बाबू, कबीरदास जी की जो मृत्यु यानी कि वह उनका डेथ जो है ना वो मगहर में हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू, अगला सवाल देखते हैं कि विद्यापति पदावली जो है वह किस मतलब कि किस भाषा में इसकी रचना की गई है। यानी कि विद्यापति पदावली की जो रचना है वो आखिर कौन से भाषा में की गई है। मैथिली भाषा में, भोजपुरी भाषा में, मगही भाषा में या फिर अवधी भाषा में। देखिए विद्यापति पदावली जो है ना इसकी रचना मैथिली भाषा में की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर गणपति ठाकुर जो है वह आदिकालीन कवि के पिता हैं, यानी कि किस आदिकालीन कवि के पिता हैं। तो देखिए बाबू, गणपति जो ठाकुर है ना वह विद्यापति जी के पिता हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर मैथिल कोकिल की संज्ञा से किस कवि को विभूषित किया जाता है। विद्यापति जी को, अमीर खुसरो को, चंदवर दाई को या फिर अब्दुल रहीम को। तो मैथिली कोकिल, आप लोग याद रखिएगा कि मैथिल कोकिल की संज्ञा से किसको विभूषित किया जाता है। तो बाबू विद्यापति जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं कि मैथिली भाषा के सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे फेमस कवि हम लोग किसको मानते हैं? तो बाबू विद्यापति जी को ही मानते हैं मैथिली भाषा का सबसे फेमस कवि। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर विद्यापति जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दरभंगा में, पटना में, छपरा में या फिर मगध में? तो विद्यापति जी का जन्म दरभंगा में हुआ था। आपको चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि आखिर निम्नलिखित में से कौन सी कृति विद्यापति जी की है? कृति पताका, कृति लता, पदावली या फिर इनमें से सभी? तो देखिए बाबू, इनमें से कोई एक कृति नहीं बल्कि कृति पताका, कृति लता और पदावली, यह सभी जो तीनों कृति है वह यह विद्यापति जी की ही कृति है, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कबीर का संबंध आखिर किससे है? सगुन से, निर्गुण से, प्रेमाश्रयी या फिर ज्ञानाश्रयी? तो देखिए बाबू, कबीर जी का संबंध यहाँ से हमारा निर्गुण से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर भाषा को बहता नीर किस विद्वान ने कहा था? कबीरदास जी ने, सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने? देखिए बाबू, भाषा का जो बहता नीर है ना वह कबीरदास जी ने कहा था, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर कबीर जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, वल्लभाचार्य, नर्मदानंद या फिर निम्बार्क? तो देखिए बाबू, कबीर जो थे ना कबीरदास, उनके गुरु का नाम रामानंद था, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं कि आखिर कबीरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए बाबू, कबीरदास जी का जन्म जो है ना वह 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बाबू? तो काशी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर किस कवि को हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि के रूप में जाना जाता है? तो देखिए बाबू, हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य धारा के प्रेमा शाखा के रूप में हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी जी को जानते हैं, यानी कि अब यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? कहरनामा, अखरावट, चित्ररेखा या फिर सुजानहित? तो देखिए बाबू, यहाँ से जो है ना कहरनामा, अखरावट और चित्ररेखा, यह तीनों जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, लेकिन सुजानहित जो है यह इनकी रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर कह देता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए होगा, लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है और किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हुईगा तो बाबू सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोट वीडियो आप लोग ले लीजिएगा, उससे फ़ायदा आप लोग को ही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो पद्मावत लिखी गई है उसको निम्न में से किस श्रेणी का रचना कहा गया है? यह एक महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बाबू, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है यह एक महाकाव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि आखिर पुष्टि मार्ग का जहाज हम लोग किसको कहते हैं? सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को या फिर रैदास को? तो देखिए बाबू, पुष्टि मार्ग का जहाज हम लोग सूरदास जी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से अगला सवाल निकल के आता है कि आखिर सूरदास जी जो है वह किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के, बुंदेली भाषा के, अवधी भाषा के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बाबू, सूरदास जी जो है ना वह हमारे ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बिहारी लाल जो है वो आखिर किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह के, राम सिंह के, इंद्रजीत सिंह के या फिर जहांगीर के? तो देखिए बाबू, बिहारी लाल जो है ना वह राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्या कि रेन का अर्थ क्या होता है? तो रेन का अर्थ रात होता है, रौ से रेन, रा से रात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर मीरा की पदों की काव्य भाषा संबंधी विशेषता है, यानी कि मीरा के पदों की विशेषता क्या है? देखिए भाई, मीरा की जो पद रहती थी उसमें आत्मविभक्ति, संगीतात्मक, भावपूर्णात्मक और आत्मा विभंजकता यह सभी रहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बैरवे नाई का भेद जो है उसकी रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? अवधी भाषा का, खड़ी बोली का,
बुंदेली भाषा का या फिर अरबी भाषा का। तो देखिए बाबू, बैरवे नायिका भेद जो है ना, इसकी रचना में अवधी भाषा का उपयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि घानानंद जो है वह आखिर किस संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क में, पुष्टि मार्गीय में, निर्गुण में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घानानंद जी जो थे वह निम्बार्क संप्रदाय में काफ़ी दीक्षित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर बिहारी सतसई जो है इसकी रचना मुख्यतः किस भाषा में रहती थी। अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में या फिर मगधी भाषा में। देखिए बाबू, बिहारी सतसई जो है ना, इनकी रचनाएं अक्सर ब्रज भाषा में रहा करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सतसई नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो बाबू बिहारी लाल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि तुलसीदास जी जो है वह मन के वैराग की उत्पत्ति, उनके मन में आखिर वैराग की उत्पत्ति किसके कारण हुआ था। पत्नी के छोड़ जाने के कारण, माता के कारण, पिता के कारण या फिर गुरु के कारण। तो देखिए बाबू, तुलसीदास जी के मन में वैराग की उत्पत्ति उनकी पत्नी के छोड़ जाने के बाद हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि आखिर प्रेम वाटिका में कुल कितने दोहे हैं। तो बाबू प्रेम वाटिका में कुल 25 दोहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि आखिर घानानंद जी की काव्य भाषा क्या है, यानी कि घानानंद की काव्य भाषा क्या है। राजस्थानी, अवधी, पंजाबी या फिर ब्रज भाषा। तो घानानंद जी की काव्य भाषा ब्रज भाषा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर सुजान जो थी वह घनानंद की क्या लगती थी। राजकुमारी, प्रेयसी, दासी या फिर रानी। तो सुजान जो थी वह घनानंद की प्रेमिका लगती थी, यानी कि प्रेयसी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित करने का कार्य आखिर किसने किया। यानी कि राम जी को पुरुषों में उत्तम करने का कार्य किसने किया। वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, रामानंद जी ने या फिर कबीरदास जी ने। तो तुलसीदास जी ने यह काम किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि आखिर कुमार संभव के रचनाकार कौन हैं। कालिदास, तुलसीदास, केशवदास या फिर कबीरदास। तो देखिए बाबू, कुमार संभव के जो रचनाकार हैं वो यहाँ से हमारा महाकवि कालिदास हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं कि दोहावली जो है उसमें मतलब कि दोहों का संग्रह में कुल कितने संख्या है। तो दोहावली के संग्रह में कुल 573 संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि तुलसीदास की जो भक्ति थी वह किस भाव की थी। प्रेम, दास्य, सखा या फिर माधुर्य। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति काव्य की भाव थी वह दास्य की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं कि आखिर तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास जी के गुरु यहाँ से नरहरि दास हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर रस खान की जो सवैया थी वह किसको समर्पित थी। रामचंद्र जी को, कृष्ण भगवान को, शिव जी को या फिर विष्णु जी को। तो रस खान की जो सवैया थी वह विष्णु जी को समर्पण थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि आखिर घनानंद जी जो है वह किस काल के कवि हैं। भक्ति काल के, आदि काल के, आधुनिक काल के या फिर रीति काल के। देखिए बाबू, घनानंद जी जो है ना वह रीति काल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि आखिर घनानंद की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है। प्रेम सरोवर, सुजान हित, सुजान सागर या फिर इश्कलता। तो देखिए बाबू, घनानंद जी के जो सबसे ज़्यादा फेमस ग्रंथ है ना वह सुजान हित है। कौन सी? सुजान हित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर घनानंद जी जो थे वह किस राजा के दरबारी कवि थे। फारूक सियर के, जयसिंह के, मोहम्मद शाह के या फिर अहमद शाह के। तो घनानंद जी जो थे ना वह मोहम्मद शाह के राजा के दरबारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि घनानंद जी का आखिर जन्म स्थल क्या है।
घनानंद जी का जो जहाँ पर जन्म हुआ था वह बुलंदशहर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि रीति काल के वह ऐसा कौन सा कवि है जो केवल अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो देखिए बाबू, रीति काल का जो अपनी सिर्फ एक मात्रा से हिंदी साहित्य में अमर बिहारी लाल हो गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से रीति सिद्धि धारा के कवि कौन सी हैं, भूषण, ठाकुर, बिहारी या फिर नेवास। तो यहाँ से बिहारी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाबू, रात के अभी बज रहे हैं शायद 2 और 2 बजे हम आप लोगों के लिए क्लास ले रहे हैं, जो बोलना कुछ और बोला जा रहा है कुछ और, लेकिन फिर भी मतलब कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तरफ से पूरा बेस्ट हम दे सकें ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। तो इससे मतलब कि यह होता है कि आप लोग भी इस क्लास को 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि डिवीज़न जो है ना बाबू, वह रिवीजन ही दिलाता है। जितना आप लोग रिवीजन कीजिएगा ना उतना आप लोगों के लिए सही रहेगा, क्योंकि अब जो आप लोग का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछता है ना, वो काफ़ी डीप में जाकर पूछता है। तो आप लोग भी अगर जब तक डीप में नहीं पढ़िएगा, ऊपरे ऊपरे पढ़िएगा, तो फिर मतलब कि आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो ये तो सेमेस्टर है, आराम से दे के निकल जाएंगे, तो बाबू वह गलत सोचते हैं, क्योंकि यह दाल भात का कौर नहीं है कि आप लोग सौन लीजिएगा और खा लीजिएगा। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप लोग 1 साल बैक भी हो सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो आपको भी सेमेस्टर में क्रॉस लग सकता है और आप 1 साल बैक हो सकते हैं। इसलिए ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर मीरा की मूल भाषा क्या थी। तो देखिए बाबू, मीरा की जो मूल भाषा थी ना, वह राजस्थानी भाषा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मदनाष्टक की रचना की गई है, यानी कि मदनाष्टक की रचना कौन सी भाषा में की गई है, खड़ी बोली में, संस्कृत शैली में, ए और बी दोनों में, या फिर ब्रज भाषा में। देखिए बाबू, मदनाष्टक जो है ना, इसकी रचना खड़ी बोली और संस्कृत शैली दोनों में की गई है, यानी कि ए और बी, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि रहीम द्वारा रचित ग्रंथ आखिर इनमें से कौन है। तो रहीम द्वारा सतसई भी रचा गया है, मन्नाष्टक भी और नगर शोभा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सूरदास जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो देखिए बाबू, सूरदास जी का सब मतलब कि फेमस ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली, यह तीनों है, लेकिन प्राण प्यारी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं कि अष्टाछाव के कवि हैं। तो अष्टाछाव के कवि सूरदास हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से जायसी द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है, यानी कि जायसी जी के मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो देखिए बाबू, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, यह तीनों ग्रंथ लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर पद्मावत किसकी रचना है। अभी बताएं कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा मलिक मोहम्मद जायसी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आता है कि आखिर डैश, यानी कि किसकी भाषा को हम लोग पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुकड़ी भाषा कहते हैं। मीरा की भाषा को, मलिक मोहम्मद जायसी जी की भाषा को, कबीर दास जी की भाषा को, या फिर सूरदास जी की भाषा को। तो देखिए बाबू, कबीर दास जी की भाषा को हम लोग पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुकड़ी भाषा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में आइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपकी एग्ज़ाम में इस क्लास से कितने सारे ऑब्जेक्टिव आए हैं। इतना काम आप लोग मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कबीर जी किस काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो कबीर दास जी जो है ना, वह भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बीजक किसकी रचना है। तो बीजक जो है वह कबीर दास जी की एकमात्र प्रमाणिक रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कबीर जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा की संज्ञा यानी कि नाम देने वाले विद्वान का क्या नाम है। तो देखिए बाबू, कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा बोलने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम रामचंद्र शुक्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आखिर कबीर दास जी का संबंध निम्नलिखित में से किस धारा से है? ज्ञानाश्रयी से, प्रेमाश्रयी से, कृष्णाश्रयी से या फिर रामाश्रयी से? तो कबीर दास जी का जो संबंध है वह ज्ञानाश्रयी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं कि आखिर राजा शिव सिंह जो है वह किस आदिकालीन कवि के बाल सखा थे? अमीर खुसरो के, सरहप्पा के, चंदवर दाई के या फिर विद्यापति जी के? तो राजा शिव सिंह जो थे वह आदिकालीन विद्यापति कवि के मतलब कि बाल सखा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से संस्कृत व अवहट के प्रकार यानी कि सबसे ज़्यादा विद्वान कवि कौन थे? कालिदास, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जायसी? तो संस्कृत व अवहट भाषा के प्रखंड विद्वान विद्यापति जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाबू आज हम टोटल हमको लगता है 50 से 60 ऑब्जेक्टिव किए होंगे, और यह जितना भी ऑब्जेक्टिव था आप सभी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था। अब जब आप लोग एग्ज़ाम देख कर आइएगा तो ज़रूर बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम में कितना सवाल आए हैं। तो मैं आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतरीन जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।